Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Himav here. CUET स्पेशल UG 2023 आपका आज से 1 से 1.5 महीना बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक 21 मई के बाद आपका एग्ज़ाम होगा CUET का, तो उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। होप कि आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अगर उसके साथ साथ कुछ और MCQs अगर एडिशनली आपको मिल जाए तो मे बी आपकी प्रिपरेशन में और भी इन्हांसमेंट हो जाएगी और भी अच्छी हो जाएगी। सो इसी चीज़ को देखते हुए लास्ट मोमेंट पे हमने पॉलिटिकल साइंस के लिए 500 प्लस MCQs को पिक किया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको तैयार करने के लिए 12th का जो सिलेबस जो दिया है NTA ने आपका CUET के लिए, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसको मैच करते हुए 500 प्लस क्वेश्चंस को हमने तैयार करी है। तो प्लीज़ इस पूरे के पूरे सीरीज़ को देखिए। सीरीज़ का सेंस ये भी समझें आप कि ये पहली वीडियो, इसमें कुछ ही क्वेश्चंस होगा, ऑलमोस्ट 30 तक जाएगा मेरे ख्याल से। और टोटल इस तरह से हम लोग 18 से 20 वीडियो बनेंगे 500 प्लस क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए, डील करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को थोड़ी बेनिफिट हो और आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ी सी इन्हांसमेंट आए। एंड उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकता है, लंबा हो सकता है। रीज़न ये है कि इसके जो MCQs हैं 4 ऑप्शंस होंगे, लेकिन 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन उसमें से जो ऑप्शंस बचेंगे और उस ऑप्शंस के कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम उसको भी डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे। तो मे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और पहले छोड़ना भी नहीं अगर आप कंप्लीटली डेडिकेटेड हो अपने CUET के एग्ज़ाम को लेकर के। तो अदरवाइज़ नहीं तो कोई बात नहीं, आप पहले भी जा सकते हैं। एंड उसके साथ साथ और दूसरे दोस्त यार जो भी आम अहबाब वगैरह हो अगर आपके, तो प्लीज़ उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसको भी इसकी बेनिफिट मिल जाए उन्हें। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो आपका कम्प्लीटली बाईलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। तो प्लीज़ मीडियम की चिंता तो बिल्कुल मत करना। अगर आप हिंदी में हो तो प्लीज़ हिंदी में अडॉप्ट कर लेना, और इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में। और मैं दोनों लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इस वीडियो को समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो भागना नहीं है, कम्प्लीटली देखना है, और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। रीज़न क्या है कि अगला वीडियो आएगा तो उसका तो नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा आपको? आप सब्सक्राइब करके रखोगे तब तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर देना। उससे हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी लगेगा कि आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो, तो मुझे भी मेहनत करके थोड़ा बनाना पड़े। सो प्लीज़, बातें ज़्यादा नहीं, अब हमें काम की भी काम करनी है। सो आगे निकलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखना ध्यान से कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। यानी क्वेश्चन ये कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बंदे हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपका पहला, इधर भूपेन हजारिका, सी राजगोपालाचारी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी। इन 4 में से कोई एक सही होगा और वो है आपका सी राजगोपालाचारी। सो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना कि सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और ये दी गई थी कब? 1954, याद रखना। और एक और ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर पहला, कि इसके साथ साथ जो दिया गया था आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था, कृष्णन को भी दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उसके साथ साथ डॉक्टर CV रमन को भी आपका भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 में। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी राजगोपालाचारी इज़ द राइट आंसर। 1954 को दिया गया था। उसके साथ साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी और डॉक्टर CV रमन को भी भारत रत्न अवार्ड दी गई थी 1954 को। अब अगला सवाल हम देखते हैं प्लीज़। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी यूज्ड द पावर ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे कह रहा है कि संस्थागत क्रांतिकारी दल यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का जो यूज़ किया गया है इन 4 कंट्रीज़ में से वो कौन से कंट्री ने यूज़ करी है? मैक्सिको ने करी है, फिनलैंड ने करी है, इजिप्ट में करी है, या फिर ब्राज़ील ने करी है? तो ऑप्शन याद रखना, मैक्सिको ने क्या करा है? IRP का यूज़ किया है। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के पावर का यूज़ किया है किसने? मैक्सिको ने। सो आंसर हो जाएगा मैक्सिको। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये सारे के सारे 4 जो ये कंट्री हैं इसके कैपिटल आपके लिए क्या हो सकता है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ मैक्सिको क्या याद रखना, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का आपका क्या कंट्री है जिसका कैपिटल हो जाएगा मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। दूसरा है फिनलैंड, ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल हो जाएगा हेलसिंकी, हेलसिंकी, प्लीज़ कीप इन माइंड। तीसरा आपका इजिप्ट, ये आपका अफ्रीकन कंट्री हो जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा कायरो। इजिप्ट का क्या हो जाता है? कायरो। ब्राज़ील, ये आपका साउथ अमेरिकन कंट्री हो जाएगा जिसका कैपिटल हो जाएगा क्या? ब्राज़ीलिया,
ब्राज़ीलिया आप कह सकते हो उसको, ब्राज़ीलिया, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राज़ीलिया आपका ब्राज़ील का क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, यानी कि कह यह रहा कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये चीज़ें बतानी है। ऑप्शन है आपका 1947, 1949, 1950 और 1952। तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो प्लीज़ याद रखना 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। अब 1952 में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूँ। अक्टूबर 1951 में आपका इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, पहला आम चुनाव, लेकिन एंड हुआ था फेब 1952 को, 1952 को। और कंट्री के मोस्ट ऑफ द ईयर में जो मोस्ट ऑफ द एरिया में जो आपका इलेक्शन हुआ था वो आपका 1952 में हुआ था, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर एरिया में, इसलिए उसको 1952 के ही में काउंट किया जाता है। तो प्लीज़ याद रखना पहला आम चुनाव जो हुआ था भारत में वो 1952 में हुआ था। लेकिन थोड़ा इससे हम याद कर लेते हैं, 1947 को इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था कि हमें इंडिपेंडेंस, फ्रीडम मिली थी हमें। 1949 को क्या हुआ था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इसके बारे में हम लोग आगे भी डील करेंगे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत करा था। फिर 1950 का एक इंसिडेंट, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था, पूरे देश में लागू किया था। कब, 1950, 26 जनवरी 1950 को। ये हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं, तो प्लीज़ याद रखना पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला पॉइंट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ BJS, भारतीय जन संघ, भारतीय जन संघ के जो स्थापना थे, वो संस्थापक थे, वो स्थापना जो किसने की थी उसका नाम क्या था वो बताना है। ऑप्शन है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा आपका केशव बलिराम हेडगेवार, तीसरा है सुकुमार सेन, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर प्लीज़ याद रखना, जो आपका भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्लीज़ कीप इन माइंड। सुकुमार सेन जो थे वो आपका फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके थे, ये हम आगे शायद देख सकते हैं। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित आदमी थे, आप लोगों को मालूम होगा। ये फर्स्ट इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया जो था उसका फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रह चुके थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। अगला सवाल, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, यानी कि जो हमारा भारत का संविधान जो था वो कब लागू हुआ, कब लागू हुआ। तो याद रखना ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1949 यानी 26 जनवरी 1949। ऑप्शन सेकेंड है 9 दिसंबर 1948, तीसरा है आपका 26 नवंबर 1950, चौथा है आपका 26 जनवरी 1950। इन चार में से कोई एक ऑप्शन होगा। आई थिंक ये इजी आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं भी है तो प्लीज़ याद रखना 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारे संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। सवाल है, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला इन 1957, यानी कि 1957 में केरल में जो सरकार बनी थी वो किस पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन है इधर कांग्रेस, CPI, जनसंघ, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ माइंड में रखना। कांग्रेस सबके जहन में आता होगा तो ये कतई नहीं, याद रखना है कांग्रेस नहीं थी, जनसंघ भी नहीं था, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी भी नहीं थी, CPI थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, जो कि 1957 में क्या करी थी, केरला में अपनी सरकार बनाई थी। और ये एक झटका वाला चीज़ था किसके लिए, कांग्रेस के लिए उस टाइम पे, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे पूरे की पूरे देश में अपना दबदबा बनाए रखा था। लेकिन CPI एक ऐसी एक लौती पार्टी थी जिन्होंने उस टाइम पे केरला जैसे स्टेट में अपनी सरकार बनाई थी। सो प्लीज़ याद रखना 1957 में केरला में जो गवर्नमेंट बनी थी वो आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट बनी थी। अगला सवाल है, at the time of first general election in 1952 the Lok Sabha and the dash blank elections were happening simultaneously। कहने का सेंस ये कि 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम पे लोकसभा के साथ साथ और किस चीज़ का चुनाव चल रहा था, भारत के राष्ट्रपति का, राज्य विधानसभा का, प्रधानमंत्री का या राज्यसभा का। तो प्लीज़ आप लोगों को बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो वैसे भी नहीं होता है, राज्यसभा का भी नहीं, चल रहा था स्टेट लेजिस्लेचर्स का, यानी कि राज्य विधानसभा का चुनाव क्या होता था 1952 में साथ साथ चल रही थी। वैसे आमतौर पे देखा जाए तो राज्य विधानसभा और लोकसभा रेयर केस में टकराता ही नहीं है, लेकिन उस टाइम पे पहला आम चुनाव था, इसीलिए उन दोनों का साथ साथ चल रहा था, राज्य विधानसभा का भी और आपके लोकसभा का भी। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगला सवाल है, वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द स्वतंत्र पार्टी वॉज, स्वतंत्र पार्टी का जो
गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता है, उसके जो आइडियोलॉजीज होते हैं, उन आइडियोलॉजीज में से यहाँ पे 4 ऑप्शन में है, उनमें से कोई एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो उससे बिलोंग करता है। क्या है ऑप्शंस में? सिक्योरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, तीसरा इकोनॉमी फ्री फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल, चौथा है आपका ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स विद इन द यूनियन। कहने का सेंस ये कि स्वतंत्र पार्टी की जो विचारधारा के मार्गदर्शक सिद्धांत थे, उनमें से इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो उनके सिद्धांतों में से आता है। देशी रियासतों की सुरक्षा, क्या प्रिंसली स्टेट्स का सुरक्षा उसका था आइडियोलॉजी में शामिल, या फिर इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास यानी कि मजदूर वर्ग के जो हित में जो चीज़ें होती है क्या वो था, या फिर राज्य नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था ये चीज़ें थी, या संघ के भीतर राज्यों की स्वायत्ता ऑटोनॉमी ये चीज़ें थी। तो आपको बता दूं, प्लीज़ माइंड में रखना, ये जो ऑप्शन सी है इकोनॉमी फ्री फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल, ये वो चाहते थे। क्या चाहते थे? कि जो हमारे इकोनॉमी होगी ना, हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी वो स्टेट कंट्रोल यानी कि राज्य नियंत्रण से मुक्त रहेगा, बाहर रहेगा। ये उसकी एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स के आइडियोलॉजी में से एक आइडियोलॉजी था। आगे का सवाल है, हु वॉन द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। यह बता सकते हो। क्या कह रहे हैं कि पहले आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीटें जो जीता था वो कौन से पार्टी ने जीता था? ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनसंघ, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं होगा, भारतीय जनसंघ भी नहीं होगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी नहीं होगी। एक ही इकलौती पार्टी थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दूसरे नंबर पे जीता था। तो आप लोगों को बता दूं, उस टाइम पे 489 सीट्स लोकसभा सीट्स पे क्या करना था? इलेक्शन होना था, जिसमें से 350 प्लस सीट्स जो मिला था वो आपको कांग्रेस अकेले कैप्चर करी थी, और उसके बाद जो सीपीआई ने कैप्चर किया था वो 16 सीट थी। अकेले सीपीआई ने 16 सीट क्या करा था? कैप्चर किया था, उस पर जीता था, और बाकी के सीटों में अलग अलग पार्टीज़ ने हासिल की थी, जीत हासिल की थी। लेकिन पहले नंबर पे तो कांग्रेस ही था, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन था? आपका सीपीआई था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था। ये आप प्लीज़ माइंड में रखना, याद रखना, ये सवाल बन सकता है आपका। अगला है, व्हेन वाज द स्वतंत्र पार्टी फॉर्म्ड। स्वतंत्र पार्टी का फॉर्मेशन जो हुआ था, गठन हुआ था स्वतंत्र दल का, वो कब हुआ था? 1960 में, 1956 में, 1959 में, 1957 में। सो प्लीज़ याद रखना, 1959 को स्वतंत्र पार्टी का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंटली इसका फॉर्मेशन करा किसने था? तो याद रखना, सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। सी राजगोपालाचारी ने करी थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, 1959 को स्वतंत्र पार्टी का फॉर्मेशन। अगला सवाल है, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो आपका 1952 में हुआ था, उसका जो पहला प्रधानमंत्री बना था, इन 4 में से वो कौन थे? सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे। तो याद रखना, उस वक्त जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे क्या बने थे? पहले प्रधानमंत्री बने थे। ये चीज़ें प्लीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे सरदार पटेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो हमने बताया था आपका, ये फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका मालूम है वो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, ठीक है। आगे हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई 1964 में, तब जाकर के लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, जिनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? जिनकी मृत्यु ताशकंद में हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी? ताशकंद में हो गई थी। प्लीज़ याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी ताशकंद में, जो कि एक उज्बेकिस्तान नाम की एक कंट्री है, उसके कैपिटल में, उज्बेकिस्तान। ये चीज़ें याद रखनी, ये चीज़ें हो सकती है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, वहाँ गए थे मीटिंग के लिए, ठीक है। वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी। अगला सवाल है, द यूज़ ऑफ ईवीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन द लेट। जो ईवीएम का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, ईवीएम का जो यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, वो कब होना स्टार्ट हुआ? 1980s में, 1990s में, 2004 में, 1985 में। तो प्लीज़ याद रखना, 1990 इज़ द राइट आंसर। 1990 में क्या हुआ था? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये शायद सवाल रिपीट हो गया, हमने पीछे जो पढ़ा, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये हमने अभी पढ़ा।
अगला सवाल, वन पार्टी डोमिनेंस इज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब समझना एक दलीय प्रभुत्व, यानी कि एक दल का प्रभुत्व डोमिनेंस भारत के किस राजनीतिक दल से संबंधित है। हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन जब अगर हम वन पार्टी डोमिनेंस यानी एक दल एक पार्टी की अगर दबदबा की बात करते हैं तो वो कौन से पार्टी सामने में नजर आती है। क्या आपको सीपीआई नजर आता है, या जनसंघ नजर आता है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है, या फिर सोशलिस्ट पार्टी आती है। तो एक ही होती है, वो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जिसे वन पार्टी डोमिनेंस से हम कह सकते हैं। एक बड़ी पार्टी जिसके पास बहुत सारे सीट्स उन्होंने क्या करी थी, कैप्चर करी थी स्टार्टिंग में। अगला सवाल, हु गेव द नेम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू कांग्रेस। कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम किसने दिया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या सरदार पटेल ने दी थी, या पामर ने दी थी। तो याद रखना प्लीज, पामर ने क्या किया था, दिया था अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम किसको, कांग्रेस को दिया था। प्लीज याद रखेंगे। अगला सवाल है, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसी चुनाव आयोग का गठन भारत में कब हुआ। 25 दिसंबर 1949 को, 9 नवंबर 1950 को, 10 अक्टूबर 1950 को, या 25 जनवरी 1950 को। प्लीज़ याद रखना 25 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा ईसी का फॉर्मेशन हुआ था, इलेक्शन कमीशन का फॉर्म हुआ था 25 ऑफ जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को। याद रखना ये चीज़ें। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जब 1950 में 25 ऑफ जनवरी 1950 में जब इलेक्शन कमीशन बना तो उसके जो पहले कमिश्नर यानी जो आयुक्त, चुनाव आयुक्त जो बनाया गया, किसको बनाया गया था। सुकुमार सेन को, एसपी सेन वर्मा को, टीएन शेषन को, या फिर टी स्वामीनाथन को। तो प्लीज़ याद रखना सुकुमार सेन को पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन को बनाया गया था। एसपी वर्मा भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, लेकिन वो बाद में, टी स्वामीनाथन भी रह चुके हैं लेकिन वो बाद में, लेकिन टीएन शेषन कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो पहला था, सबसे पहला, वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। ये चीज़ याद रखनी है। आगे क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इलेक्शन कमीशन कैंसिल द फर्स्ट वोटर लिस्ट। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट, पहली वोटर लिस्ट जो तैयार करी थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसकी वजह क्या है, ये चीज़ आपने बतानी है। ऑप्शन में है बिकॉज ऑफ 14 करोड़ मेन वर नॉट रजिस्टर्ड इन द लिस्ट। दूसरा है बिकॉज अबाउट 40 लाख वुमेन वर नॉट रजिस्टर्ड इन द लिस्ट। तीसरा है ए एंड बी बोथ आर ट्रू। चौथा है ए एंड बी बोथ आर नॉट ट्रू। यानी कि चुनाव आयोग ने पहली मतदाता सूची जो रद्द किया था, उसको कैंसिल किया था, वो क्यों किया था, क्योंकि लगभग 14 करोड़ पुरुष सूची में दर्ज नहीं था, या करीब 40 लाख महिलाओं का नाम सूची में दर्ज नहीं था, या दोनों सच है दोनों गलत है। तो याद रखना प्लीज़, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, जिसमें लगभग 40 लाख औरतों के नाम जो थे वो आपके लिस्ट में शामिल नहीं था, इसलिए उस वोटर लिस्ट को कैंसिल कर दिए गए थे। 40 लाख वुमेन वर नॉट रजिस्टर्ड इन द लिस्ट। अगला सवाल है, What percentage of the voters did the Congress get in 1952 लोकसभा इलेक्शन। 1952 यानी 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस की जीत तो हुई थी, लेकिन उन्होंने कितना परसेंट वोट को गेन किया था। 45%, 65%, 55% या 35%। तो प्लीज़ याद रखना, आपके 45% वोट को क्या किया था, उन्होंने गेन करी थी। लेकिन जहाँ तक हम बात करें अगर हम लोग सीट का, तो याद रखना 74% अप्रॉक्स में कहा जाता है, 74% सीट्स भी कैप्चर करी थी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अगर वोट के मामले में हम बात करेंगे तो वो था आपका 45% वोट को गेन करा था कांग्रेस ने। अगर सीट की बात करेंगे तो 74% अप्रॉक्स में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव वन पार्टी सिस्टम। यानी कि इन 4 कंट्री में से वो कौन सा कंट्री है जिसपे एक पार्टी यानी एक दलीय प्रणाली वाली जो चीज़ होती है वो नहीं है। क्या चाइना, क्या क्यूबा, क्या लाओस, क्या जर्मनी। तो याद रखना जर्मनी एक ऐसी कंट्री है इन 4 ऑप्शन में से जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम नहीं है। नहीं तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, क्यूबा में भी है और लाओस में भी है, लेकिन जर्मनी में वन पार्टी सिस्टम नहीं है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि चाइना एक कंट्री है जिसका कैपिटल क्या हो जाएगा, ये आपका सवाल बन सकता है। तो याद रखना प्लीज़, बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। क्यूबा का याद रखना हवाना होता है, हवाना इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा। लाओस का हम बोलेंगे तो वियंतियान होगा, वियंतियान है, वियंतियान इज़ द कैपिटल ऑफ लाओस। जर्मनी का आपका हो जाएगा आंसर बर्लिन, बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ
जर्मनी, प्लीज कीप इन माइंड। एक चीज याद और भी रखना, क्यूबा को जो है, क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बॉल, चीनी का कटोरा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, क्यूबा को कहा जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगला सवाल है आपका 21 में, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस डैश बाई अ ग्रुप ऑफ यूथ लीडर्स हु वांटेड अ मोर इगैलिटेरियन कांग्रेस। कह रहे हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन कांग्रेस के भीतर में हुआ था, जो कि कुछ युवा नेताओं का एक समूह के द्वारा किया गया था, जो कि अधिक समतावादी कांग्रेस चाहते थे, अधिक समतावादी मोर इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे। तो उसकी जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1934 को, 1948 को, 1952 को या 1959 को। तो प्लीज़ याद रखना 1934 में उसका गठन हुआ था। 1934, 1934 में क्या किया था, कुछ युवा नेताओं ने मिलकर के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। अगला सवाल, हु फॉर्म्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया है, किसने फॉर्म किया है, राम मनोहर लोहिया ने, सरदार पटेल ने, डॉक्टर अंबेडकर ने या आचार्य नरेंद्र देव ने। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, डॉक्टर अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का ऑर्गेनाइज किया, फॉर्मेशन किया था 1936 में। कब किया था, 1936 में, प्लीज़ कीप इन माइंड। अगला सवाल है, व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला। हमने मालूम है कि केरला में सीपीआई ने क्या करी थी, गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, लेकिन सेंटर पे आपके कांग्रेस का क्या था, सरकार था। तो सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने केरल की जो साम्यवादी सरकार जो थी, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो था, उसको कब बर्खास्त किया था, 1956 में, 1957 में, 1958 में या 1959 में। तो प्लीज़ कीप इन माइंड 1959 को वहाँ की गवर्नमेंट को क्या कर दी थी, केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, वहाँ की गवर्नमेंट को क्या कर दी थी, डिसमिस कर दी थी कांग्रेस ने। ये चीज़ें याद रखनी, कांग्रेस ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि कांग्रेस थी उस टाइम पे। अगला सवाल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला। एक चीज़ें याद रखेंगे कि कहीं भी कोई चीज़ें अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली अगर करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग कोई आर्टिकल वगैरह का यूज़ करके ही करते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ कि हमने मनचाहा और हमने डिसमिस कर दिया उस चीज़ों को, ऐसा नहीं होता है। तो सवाल यहीं पे आ रहा है कि जो केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसमिस किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल का यूज़ करके ऐसा किया था। आर्टिकल 52 था, 352 था, या आर्टिकल 355 था, या आर्टिकल 356 था, या फिर आर्टिकल 365 था। तो याद रखना आर्टिकल 356 का यूज़ करके उसके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला को डिसमिस किया था। अब आर्टिकल 356 कहता क्या है, तो अगर कोई भी सिविल अनरेस्ट हो, तो प्लीज़ कीप इन माइंड, सिविल अनरेस्ट इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई अंदरूनी अनरेस्ट हो, जहाँ पे कोई आराम नज़र नहीं आ रहा हो, कुछ उथल पुथल नज़र आ रहा हो, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को उतनी पावर मिल जाती है कि उस राज्य के कोई भी गवर्नमेंट हो वहाँ पे, चाहे कम्युनिस्ट हो या फिर मतलब जो भी हो जाए, नॉर्मली आपका जो भी सरकार वहाँ पे बनाए रखा होगा, तो उसको डिसमिस करने की पूरी अथॉरिटी, पूरी की पूरी पावर किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है। तो प्लीज़ याद रखना 356 सिविल अनरेस्ट बताती है। तो 356 को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला की सरकार को डिसमिस कर दी थी, गवर्नमेंट को डिसमिस की थी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द आइडियोलॉजीज ऑफ भारतीय जनसंघ। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय जनसंघ की जो विचारधारा था, उनमें से इन 4 में से कौन है जो शामिल नहीं था। ऑप्शन है आपका पहला कि 1 कंट्री 1 कल्चर एंड 1 नेशन, दूसरा इंटीग्रेटेड एंड मॉडर्न इंडिया, तीसरा है मेकिंग हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज, चौथा है सपोर्ट फॉर मेकिंग कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़। मतलब ये कि एक देश एक संस्कृत और एक राष्ट्र वाली विचारधारा क्या उसमें शामिल नहीं है। दूसरा एकीकृत और आधुनिक भारत, तीसरा है हिंदी को राजभाषा बनाना, चौथा है धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने के लिए समर्थन देना। तो प्लीज़ याद रखना, ये जो भारतीय जनसंघ का जो आइडियोलॉजीज था, वो चौथा वाला जो ऑप्शन है ये उसमें शामिल नहीं था, कि वो कोई भी रिलीजियस या कल्चरल माइनॉरिटीज़ को कोई भी कंसेशन देने के मतलब रियायत देने के समर्थन में नहीं थे। ये सही है आपका आंसर। अगला सवाल, व्हेन वाज द कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। कांग्रेस का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिया में वो कब हुआ था, 1882, 1883, 1884, 1885। तो याद रखना 1885 1885 को हुआ था।
अगर डेट की बात करेंगे तो याद रखना 28 ऑफ दिसंबर 1885 को कांग्रेस का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये चीज़ें याद रखनी, 28 दिसंबर 1885 को। अगला सवाल है, बाय होम वॉज द कांग्रेस पार्टी फाउंडेड इन इंडिया, यानी भारत में कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की गई वो किनके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, या फिर मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो प्लीज़ याद रखना, इसका जो फाउंडर माना जाता है वो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो फाउंडर हैं वो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। लेकिन डब्ल्यू.सी. बैनर्जी की जब अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी को उसका प्रेसिडेंट माना जाता है, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष माना जाता है उस टाइम का। तो प्लीज़ याद रखनी है, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एट द टाइम, बट द ए.ओ. ह्यूम वॉज अ फाउंडर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन पार्टी डोमिनेंस इज इनकरेक्ट। कहने का सेंस ये कि एक पार्टी के जो प्रभुत्व कि वन पार्टी डोमिनेंस, जो पार्टी के प्रभुत्व के बारे में जो है वो कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है आपका, वन पार्टी डोमिनेंस इज लाइज इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टीज, या दूसरा कह रहा है वन पार्टी डोमिनेंस इज लिंक टू द नेशंस कॉलोनियल पास्ट, या तीसरा कह रहा है द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इज ड्यू टू वीक पब्लिक ओपिनियन, या चौथा कह रहा है कि भाई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। यानी कि एक पार्टी का प्रभुत्व मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में निहित होती है। कह रहा है कि वन पार्टी डोमिनेंस जो है वो ऑल्टरनेट, जो मजबूत ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, अगर वो नहीं हो, वो अगर अब्सेंस हो, तो यहाँ पे एक पार्टी की डोमिनेंस बढ़ जाती है। क्या ये है? दूसरा कह रहा है कि वन पार्टी डोमिनेंस लिंक टू द नेशंस कॉलोनियल पास्ट, जो राष्ट्र का जो औपनिवेशिक अतीत जो चीज़ें होती है ना, राष्ट्र का जो औपनिवेशिक अतीत जो कॉलोनियल पास्ट है, क्या उससे कोई लिंक है इसका? या तीसरा कह रहा है कि कमजोर जनपद के कारण एक दल का प्रभुत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, जो वीक पब्लिक ओपिनियन होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सी ही इसका सही आंसर है। जो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी जो होती है ना, इज ड्यू टू वीक पब्लिक ओपिनियन। कह रहा है कि भाई वीक पब्लिक ओपिनियन यानी कि जो कमज़ोर जनमत होती है उसकी वजह से क्या हो रही है, वन पार्टी डोमिनेंस हो जाती है या फिर एक दल का प्रभुत्व हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सी इज़ द राइट आंसर। ये गलत कथन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, When was the Constitution of India adopted? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब करी गई, अंगीकार कब किया गया, अपनाया कब किया गया, अपनाया कब गया, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। सो प्लीज़ याद रखना 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। लेकिन याद रखना उस पर सिग्नेचर जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। 24 जनवरी 1950 में उस पर सिग्नेचर हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये चीज़ें प्लीज़ याद रखना। एडॉप्शन की जब हम बात करते हैं, अंगीकार अपनाने की जब बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949, सिग्नेचर की बात करेंगे तो 24 जनवरी 1950, और जब लागू की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 होगा। प्लीज़ कीप इन माइंड। नेक्स्ट, सो नाउ इस वीडियो में हमने 29 क्वेश्चन को डील करी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा मेरे ख्याल से। तो प्लीज़ वीडियो को अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ नहीं हुआ तो फिर उसको रिवॉच करने की कोशिश करो, और इसमें से अगर कुछ नोट्स बनाने पाते हो तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करने की भी कोशिश कर लें। एंड अगर पूरी देखिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को वॉच करा। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। एंड देन आपने देख ली तो बहुत अच्छी बात, अब दूसरे को भी देखने के लिए उसे भी शेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो के बेल आइकन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।